सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि IFRS 5 क्या है। बेसिकली IFRS 5 किस बारे में है। IFRS 5 हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो एसेट्स हैं उनके कौन से एरिया को हिट करता है और कौन से एरिया को गॉज करने में हेल्प करता है। हम इसमें ये देखेंगे कि IFRS 5 विच इज़ अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये और कौन से दूसरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को साथ लेकर, यानी इनकी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें कौन से अदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूड होते हैं और हमें उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। और सेकेंडली हम इसकी कंडीशंस और इसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे ताकि पता चले कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। As our great Sir Lakhani said, used to say, where we are standing, we're gonna check it at the end. So, जैसे कि आप देखें, मैं एक दफ़ा इसको रीड कर देता हूँ और फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि IFRS 5 basically outlines how to account for non-current assets held for sale. Non-current assets जो हमने बेचने की नीयत से रखे होते हैं उसकी अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, उसको किस तरह डील किया जाता है, उसको किस तरह गॉज किया जाता है, उसको किस तरह वैल्यू किया जाता है। ये सब कुछ हमें IFRS 5 गाइड करता है कि भाईजान आप अपना दिमाग ना चलाएं, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें। कौन कह रहा है? IFRS 5 हमें गाइड कर रहा है, ठीक है। Then they are saying in general terms assets or disposal groups held for sale are not depreciated, are measured at the lower of carrying amount and fair value less cost to sell, and are represented separately in the financials, यानी statement of financial position balance sheet में. Specific disclosures are also required for discontinued operations and disposals of non-current asset. आगे IFRS 5 आया कब? It was issued in March 2004 and applies to annual periods beginning on or after 1st of January 2005. सॉरी आई हैड टू पॉज बिकॉज अजान हो रही थी, तो दैट्स वाई। अच्छा, बेसिकली इसमें लिखा हुआ क्या है मैं इजी करके बताता हूँ आपको देसी ज़बान के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है ना, एक कंपनी है और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट लाइंस आप मैन्युफैक्चर करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है जो सोप्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जो शैम्पूज भी मैन्युफैक्चर करती है, जो तमाम तर यानी जो वॉशिंग से रिलेटेड सामान है वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि यू डिसकंटिन्यू विद वन ऑफ योर प्रोडक्ट्स बाय एनी रीज़न, किसी भी वजह से अगर आप लेट से सोप्स वाला जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसको आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए या सेल्स कम हो गई हैं किसी भी वजह से, फॉर एनीथिंग, तो आप क्या करेंगे? आप जो सोप मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी आपने रखी हुई है उसको बेचेंगे ना, ज़ाहिरी बात है बेचेंगे। पड़े पड़े आप उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो नहीं बेयर करेंगे, यानी आप पड़े पड़े उसको डेप्रिशिएट तो नहीं होने देंगे ना, आप उसको बेचेंगे ताकि उसकी जो गेन ऑन सेल्स है वो आपको मिले। और आप ये चाहते हैं कि उसकी जो कैरिंग वैल्यू है उससे ज़्यादा पे वो बिके ताकि गेन ऑन डिस्पोजल आप मतलब रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी अगर आपने एक प्रोडक्ट लाइन अपनी बंद करनी है, उस प्रोडक्ट लाइन को बंद करने के बाद उसकी आपको जो मशीनरी है वो बेचनी पड़ेगी। लेट से इस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर जिसमें आज हम स्टैंड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एक प्रोडक्ट लाइन को बंद करें और उसकी जो मशीनरी है ना, उसकी जो मशीनरी है, सॉरी इग्नोर द स्पेलिंग्स, उसकी जो मशीनरी है वो मशीनरी आप ज़ाहिरी बात है अभी आपने बेचा तो नहीं है, अभी तो आपकी इंटेंशन है कि आप बेचेंगे, ठीक है। तो अगर ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस रिस्पेक्टिव जो आपका फाइनेंशियल पीरियड है इसके अंदर आपने जस्ट नीयत की है, बेचा नहीं है, नीयत की है, यानी आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट को यानी हेल्ड फॉर सेल रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप नॉन करंट एसेट्स के सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट में एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे कि सर हेल्ड फॉर सेल, और इस हेल्ड फॉर सेल के अंदर आप उस मशीनरी को जिसको आप बेचना चाहते हैं उसको आप इसके अंडर रखेंगे, ठीक है। और
कंडीशंस क्या हैं अब इस हेल्ड फॉर सेल की, वो हम देखते हैं। देन हम इसकी अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट लाइन है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, उसकी मशीनरी आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि पड़ी पड़ी डेप्रिशिएट होती रहे या वो पड़ी पड़ी यानी कि ख़राब हो जाए ना, इन अदर वर्ड जंग लग जाए उसको डिस यूज़ की वजह से, ना यूज़ करने की वजह से। ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको डिस्पोज करना चाहेंगे एट अ वैल्यू विच इज़ हायर देन द कैरिंग वैल्यू। ठीक है, तो एट अ वैल्यू विच इज़ हायर देन द कैरिंग वैल्यू, तो ताकि आप गेन ऑब्वियसली उससे अर्न कर सकें। तो आपको इस रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, इस रिस्पेक्टिव जो फाइनेंशियल पीरियड है इसके अंदर, आपको मशीन को बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के सेक्शन में एक सेपरेट हेडिंग बनाकर हेल्ड फॉर सेल के अंदर उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन एसेट टू बी क्लासिफाइड एज द एसेट हेल्ड फॉर सेल? क्या कंडीशंस हैं, IFRS 5 क्या बताते हैं हमें? फर्स्ट है, मैनेजमेंट इज कमिटेड टू टू अ प्लान टू सेल, यानी मैनेजमेंट की पक्की इंटेंशन होनी चाहिए कि एसेट को बेचना ही बेचना है। ये नहीं कर सकते कि आज आपने एसेट हेल्ड फॉर सेल रखा, कल आप मुकर जाएं, ऐसे नहीं। व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन यू आर डिसकंटिन्यूइंग अ प्रोडक्ट लाइन और आपने अपने एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल रख दिया है बाय द यूनानिमस डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, तो आपको, यानी यू आर कमिटेड टू सेल द एसेट, यू कैन नॉट disagree for selling, right? Second है हमारे पास, the asset is available for an intermediate sale, immediate sale, the asset is available for immediate sale। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एसेट जैसी किसी, जैसे ही मतलब जिस कंडीशन के अंदर रखा हुआ है ना, उस कंडीशन के अंदर ही उसको बेचो। कोई उस पर रिपेयर, कोई उस पर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस पहले करो, लेकिन जिस तारीख पर आप उसको हेल्ड फॉर सेल रख दें, उस तारीख के बाद आप पर उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग करना हराम है। ठीक है, ये IFRS 5 फतवा दे रहा है कि आपने रिपेयर मेंटेनेंस करनी है ना, जिस तारीख को हेल्ड फॉर सेल रखा है उससे पहले पहले करो। जब हेल्ड फॉर सेल रख दिया उसके बाद आप पर उसकी रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा करना सरासर हराम हराम हराम। ठीक हो गया। देन एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर इज इनिशिएटेड। ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट, अगर एक कंपनी कमिटेड है, अगर वो वाकई सीरियस हैं प्रोडक्ट लाइन को बंद करने के, और उस प्रोडक्ट लाइन को बंद करने के बाद उसके एसेट्स को, उसकी मशीनरी को बेचने के, तो उन्होंने ज़ाहिर सी बात है पहले से एक बायर लोकेट कर लिया होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आप, यानी दिस इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो अगर आप वाकई अपनी प्रोडक्ट लाइन क्लोज करना चाहते हैं, तो द रिस्क मैनेजर्स, और जो, या जो आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुरियल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, एक्चुरियल ऑफिसर्स भी नहीं तो कम से कम एक आम आदमी जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं और आप, अगर हम अपनी कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई वैल्यूएबल चीज़, तो हम ऑब्वियसली पहले से कोई बंदा ढूंढ के रखेंगे, पहले से कोई कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ढूंढ के रखेंगे जो उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो एट अ रीज़नेबल प्राइस। ठीक हो गया। तो एक एक्टिव बायर को लोकेट करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, then they are saying that the sale is probable। what does sale is probable mean? अब probable को खुद IFRS ने खुद डिफाइन किया है कि sale is probable का मतलब है कि अगर आज की तारीख में आपने कहा है ना कि हम इस पर्टिकुलर एसेट को हेल्ड फॉर सेल रखते हैं, तो इसके आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर आपने उस एसेट को बेचना ही बेचना है। ठीक है, ये आप पर लाजिम है कि आप उस एसेट को आइंदा 12 महीने के अंदर अंदर बेचें ही बेचें। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है ना कि फॉर एग्जांपल 1 फरवरी को हमने एसेट को रखा था हेल्ड फॉर सेल, और हम, क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को एसेट अभी तक बिका नहीं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने पड़े हुए। ठीक है, तो दैट प्रोबेबल पीरियड, जिसको IFRS कहता है ना कि जो प्रोबेबल पीरियड है ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो अगर 12 मंथ्स का, यानी हमारे पास एक रेंज है ना, इस 12 मंथ्स के दरमियान अगर हमें कहा जा रहा है कि एसेट बिका नहीं है अब तक, तो परेशान होने की बात नहीं है।
we have a whole 12 months, you know, for the asset to sell it, ठीक है. Then the asset is being actively marketed for sale at prices reasonable in relation to its fair value. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसेट की प्राइस जो आप कोट कर रहे हैं ना अपने सेलर को बेचने के लिए, वो समझ में आने वाली होनी चाहिए, वो सेंसिबल होनी चाहिए. ये नहीं है कि आप बिल्कुल, यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा एसेट है जो 2 लाख का है, फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ, अगर कोई एक ऐसा एसेट है जो 2 लाख का है और आपने उसकी जो प्राइस है सर वो फॉर एग्जांपल 5 लाख कोट कर दी है, तो ये बिल्कुल, ये ये चीज़ ये शो करती है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आपको मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, आप इक्विपमेंट्स को जानते ही नहीं हैं, आपको मशीनरी की मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है आपको मतलब उसका पता ही नहीं है ना. तो ये कंपनी की बुरी रेप्यूटेशन डालता है टू सेलर्स. और मतलब ठीक है ना, अगर 3 या 4 सेलर्स हमने लोकेट किए हुए हैं और उनको अगर हम 2 लाख की चीज़ 4 लाख या 5 लाख की बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे कि यार ये लोग सीरियस ही नहीं है, पता नहीं इनके अंदर प्लानिंग करने वाले लोग कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है. तो वो ये कह रहे हैं कि जो फेयर वैल्यू उस एसेट की चलती आ रही है ना, उससे आप मार्जिन बेशक रखें गेन के लिए, लेकिन इतना मार्जिन भी ना हो कि वो आपको बिल्कुल एक मतलब ये शो करे कि आप बिल्कुल ही संकी हैं, बिल्कुल ही पागल हैं, ठीक है. आपका जो मार्जिन होगा ना वो मार्जिन रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है. वो बिल्कुल ही ये नहीं कि आसमान पे चढ़ा दें, यानी उस वैल्यू का नया इक्विपमेंट आ जाए यूज्ड, आप तो यूज्ड बेच रहे हैं ना. समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ. देन actions required to complete the plan indicate that it is unlikely the plan will significantly changed or withdrawn. सही है ना. Actions required to complete the plan indicate it is unlikely that the plan will be significantly changed or withdrawn. ठीक है, यानी अगर आप एक्शंस ले रहे हैं एसेट को बेचने के प्रोग्राम को यानी अकम्प्लिश करने के, जो आपका मिशन है, जो आपका टास्क है, तो ये चीज़ ये शो करती है कि आप अपने जो टास्क है उससे विड्रॉ नहीं हुए, ठीक है. ये जस्ट इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया, लेकिन समझने वाली चीज़ें ये, मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपकी नीयत होनी चाहिए बेचने की, ठीक है. आप उसको फिल फॉर बेचें, ठीक है. इमीडिएट सेल होनी चाहिए. जितनी आपने रिपेयर मेंटेनेंस करनी है वो आप उसको जिस तारीख पर आपने हेल्ड फॉर सेल रखा है उससे पहले पहले करें. उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस करना आप पर हराम है, ठीक है. देन आपने बायर्स को पहले लोकेट कर लिया होना चाहिए. देन आपकी जो सेल है वो 12 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ होल्डिंग द एसेट फॉर सेल. ठीक हो गया. देन आप इतना रेंज ना रखें, इतना मार्जिन ना रखें जो आपको ये शो करे कि आप बिल्कुल आउट ऑफ माइंड है. ठीक हो गया. तो ये चीज़ें हैं, सही है. अब देखो करते क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे की जाती है, एक इवेलुएशन यानी किस तरह की जाती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाती है. सबसे पहले जो हमारे पास एसेट होता है ना जिसको हमने ख़रीदा होता है, हमने भी तो ख़रीदा होगा ना, ज़ाहिरी बात है. हम मतलब ऐसे ही तो नहीं ना उसको चला रहे, हमने भी कभी ना कभी लिया होगा ना, तो उसकी हमारे पास होगी कॉस्ट, ठीक है. जिस तारीख को जिस तारीख तक हमने उसको यूज़ किया है, यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. डेप्रिसिएशन कब तक, तब तक टिल हेल्ड फॉर सेल, यानी जिस तारीख को हमने एसेट को हेल्ड फॉर सेल किया है ना, उस तारीख तक हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो हम उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ठीक है. तो हमारे पास आ जाएगी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. इस कैरिंग वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, इस कैरिंग वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है. कंपैरिजन, इस कैरिंग वैल्यू का हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, उसकी एनआरवी के साथ. जैसे ये चीज़ हमने IAS 36 में भी पढ़ी है इम्पेयरमेंट में, ठीक है. यानी हम कैरिंग वैल्यू को और एनआरवी को कंपेयर करते हैं. एनआरवी इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल, ठीक है. इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है या हमारी कॉस्ट टू सेल ज़्यादा है, ठीक है. अब देखो जो हमारी एनआरवी है ना, यानी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल,
अगर ये हमारी एनआरवी कम होगी, अगर ये हमारी एनआरवी इफ दिस इज लेस, तो हम क्या करेंगे, हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे। हम इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट करते हैं हम, और जो हमारा एसेट होता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कोई भी एसेट हो सकता है, इफ़ दैट इज़ मशीनरी वी आर गोना क्रेडिट मशीनरी, इफ़ दैट इज़ सम अदर नॉन करंट एसेट तो उसका हम स्पेसिफिक नाम लिख देंगे, बट सिंस वी आर नॉट स्पेसिफाइड हेयर विद एनी एसेट तो मैंने एसेट ही लिख दिया, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी जब से हमने उसको ख़रीदा है उसकी बुक वैल्यू माइनस जिस तारीख को हमने उसको हेल्ड फॉर सेल रखा था ना, तब तक हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमारी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। इस कैरिंग वैल्यू को हम सेलिंग प्राइस यानी जो हमने कोट किया होता है ना, लेस कॉस्ट टू सेल यानी जो कॉस्ट हमें इनकर हो रही हैं एक एसेट को बेचने से, उसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। अगर हमारा एनआरवी यानी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, अगर ये वाला सेक्शन हमारा कम आ रहा है ना, इफ़ दिस अमाउंट इज़ लेस, तो हम क्या करते हैं, हम इम्पेयरमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। कैसे, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, यानी एसेट को हम क्या कर रहे होते हैं, एसेट को हम एसेट की वैल्यू को कम करते हैं बेसिकली, ठीक है। एसेट की वैल्यू को हम कम करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आती है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कॉस्ट लेस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं तो बेसिकली अच्छा समझ आ जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ IAS 36 की थी जो मैं चाहता था रिवाइज हो जाए, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन के लिए हमारा असाइनमेंट है यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ही सॉल्व करें। देखें पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इफ़ एंटिटी डिसाइड्स टू क्लोज द प्रोडक्ट लाइन, एक एंटिटी चाहती है कि वो प्रोडक्ट लाइन को क्लोज करे एंड मीट्स क्राइटेरिया ऑफ IFRS 5 टू बी क्लासिफाइड एज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, what amount should be shown on the face of income statement in relation to that product line। उस प्रोडक्ट लाइन इन रिलेशन टू दैट प्रोडक्ट लाइन कौन कौन सी अमाउंट्स, यानी IFRS 5 की कैलकुलेशन में जो हमारी अमाउंट्स है ना, वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी अमाउंट्स जो हैं हमारी वो जाएंगी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ठीक हो गया। कौन सी अमाउंट जाएगी, यानी ये एक अमाउंट पूछ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास जो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है। देन इफ़ देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, तो वो इम्पेयरमेंट एक्सपेंस जो होगा, इफ़ देयर इज़ एन इम्पेयरमेंट एक्सपेंस, मैं इफ़ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इम्पेयरमेंट एक्सपेंस तब आता है जब एनआरवी इज़ स्मॉलर देन आवर कैरिंग वैल्यू। अगर कैरिंग वैल्यू ही हमारी छोटी आ रही है तो हम कोई इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करते ना। सो दिस इम्पेयरमेंट एक्सपेंस that I am recording in the income statement is subject to a condition that NRV is less than the carrying value of that particular non-current asset which is held for sale। that is why मैंने इसके आगे if लिख दिया है, ठीक है। then state the criteria to be met under IFRS 5 if the company decides to classify the asset as held for sale। तो वही कंडीशन है। देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट ये डिसाइड करे, यही चीज़ें ये इधर कॉपी पेस्ट कर दें। ये डॉक्यूमेंट है हमारा, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी मैनेजमेंट इज़ कमिटेड और एसिड की इमीडिएट सेल होनी चाहिए, बायर्स लोकेट हो जाने चाहिए, सेल प्रोबेबल होनी चाहिए 12 मंथ्स की, एसिड इज़ बीइंग एक्टिवली मार्केटेड फॉर सेल एट रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए इफ़ अ कंपनी wants to classify an asset as held for sale, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल है, इस सवाल को हम देखते हैं, इस सवाल को हम देखते हैं। कंपनी परचेज बिल्डिंग ऑन 1 Jan 2020 फॉर 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन की उन्होंने बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है। तो
विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। तो इसकी एनुअल जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वो कैसे आएगी, हम 1.2 मिलियन को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1,20,000 हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनुअल डेप्रिसिएशन वुड बी 1.2 मिलियन divided by 10, so that would be equal to 1 lakh, sorry 1,20,000, पार्डन मी 1,20,000, ठीक है। और 10 साल के बाद उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग इज मेजर्ड अंडर कॉस्ट मॉडल, ठीक है। इफ sorry, on 1st of April 2024 company decided to classify the asset as held for sale। अब मैंने क्या कहा था कि जिस तारीख को हम एसेट को क्लासिफाई करें एज हेल्ड फॉर सेल, उस तारीख तक हमने क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है। फिर उस डेप्रिसिएशन को हम जो बुक वैल्यू होती है उससे माइनस करते हैं तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हो गई और ये पूरा 2020 का साल हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है। 2020 का कंप्लीट ईयर, 2021 का कंप्लीट ईयर, 2022 का कंप्लीट ईयर, 2023 का कंप्लीट ईयर। तो ये 4 साल ये हो गए हमारे। तो आई वुड मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 4, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये 3 महीने ऐड कर दूंगा, सॉरी, ठीक है। यानी ये एनुअल डेप्रिसिएशन है ना 1 साल की, I will divide this annual depreciation, sorry, by 12 and multiply this by 3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा मैं फ़ोन पे कैलकुलेट करता हूँ और मैं बताता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है 5,10,000, 5,10,000, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने ये कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की है ना हमने ये इसकी कैरिंग वैल्यू, सॉरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ये हमने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। हम इसको अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह सकते हैं, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम इस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फॉर कैरिंग वैल्यू, हम इस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 1.2 मिलियन में से माइनस कर देंगे, 1.2 मिलियन माइनस 5,10,000, 1.2 मिलियन माइनस 5,10,000, दिस इज 6,90,000, ठीक है सर। 6,90,000 हमारी कैरिंग वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। देन हम क्या करते हैं, देन हम कैरिंग वैल्यू निकालते हैं ना। एक चीज़ हमारी होती है कैरिंग वैल्यू, दूसरी चीज़ होती है हमारी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए वो क्या कह रहे हैं, ये देखें, ये लिखा है इट्स वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 480, बट प्रीवियस हिस्ट्री टेल्स दैट normally assets are sold at 10% less than the fair value estimation। तो हमारे पास जो उसकी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल है, ये हमारे पास आ जाएगी 4,80,000 टाइम्स 0.9। यानी वो कह रहे हैं ना कि फेयर वैल्यू जो है वो हमेशा 10% कम होती है उससे जो हमने कोट की होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 4,80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 0.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,32,000, ठीक है। सो अब मैंने क्या कहा था, हम क्या करते हैं, हम कैरिंग वैल्यू को देखते हैं और सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल यानी एनआरवी को हम देखते हैं। अगर एनआरवी कम है तो हमारे पास इम्पेयरमेंट एक्सपेंस है, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो एनआरवी है वो कम आ रहा है।
तो डेफिनेटली देयर इज एन इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। ये इम्पेयरमेंट एक्सपेंस कैसे निकलेगा? ये इम्पेयरमेंट एक्सपेंस आप 6,90,000 माइनस 4,32,000, 2,58,000 इज आवर, पूरा लिख देता हूँ मैं, 6,90,000 माइनस 432,000 दैट इज इक्वल टू 4,58,000। ठीक है, ये हमारा आ गया इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। और डॉलर का भी साइन लगा देते हैं। इसकी जर्नल एंट्री पास करनी थी हमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर। प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री व्हेन एसेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो हेल्ड फॉर सेल के लिए क्या किया हमने? सबसे पहले कैरिंग वैल्यू एनआरवी निकाला, कंपेयर किया, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस आया। अब हम इम्पेयरमेंट की एंट्री बनाएंगे, यानी इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट, दिस इज डी आर, एंड आवर एसेट, चलो पीछे ही लिख देता हूँ, एसेट इज क्रेडिटेड सी आर। ठीक है, कितनी अमाउंट से? इस अमाउंट से। ठीक है, इसको थोड़ा आगे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। सॉरी, मैं नमाज पे चला गया था। तो इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में ये कह रहे हैं कि what would be the carrying amount of building in the balance sheet as of 31st December 2024। अच्छा, एसेट इसमें जो था हमारे पास वो बिल्डिंग था ना, तो जहाँ जहाँ हमने ऊपर एसेट लिखा है एंट्री में, यहाँ पर हम बिल्डिंग भी लिखेंगे, बिल्डिंग ही लिखेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट वुड बी द कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st दिसंबर 2024। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी हमारी जो हमारा एसेट है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, अगर हम ऊपर आपको दिखाएं, एसेट की कैरिंग वैल्यू आ रही थी 690। ठीक है ना, 6,90,000। लेकिन इसकी जो सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल, यानी कॉस्ट टू सेल तो नहीं थी, लेकिन सेलिंग प्राइस के अमूमन वो उन्होंने कहा था कि 10% कम पे हम बेचते हैं ना, जो कोटेड होती है। तो ये 432 आ रहा था। हमने किया क्या है, हमने बेसिकली इम्पेयरमेंट एक्सपेंस कैलकुलेट किया है और एसेट को हमने 258,000 से गिरा दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इस वक्त जब हमारा 1 अप्रैल 2024 है ना, जहाँ तक हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ये सारा मामला किया, इस वक्त हमारा जो एसेट है इट इज़ स्टैंडिंग एट 4,32,000। तो इस वक्त जो हमारी कैरिंग वैल्यू जो हमने पिक की है ना, फ्रॉम द कैरिंग वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, को कॉस्ट से माइनस करके एक वैल्यू आई थी, सही है, कैरिंग वैल्यू। और दूसरी जो थी हमारे पास वो एनआरवी थी, एनआरवी छोटी थी तो हमने पिक कर ली वो। ठीक है, तो अभी हमारी 1 अप्रैल 2024 के बाद जो हमारी कैरिंग वैल्यू 12 महीने तक रहेगी ना, वो रहेगी 4,32,000। ठीक है, इसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब सवाल है ना कि ये 4,32,000 तो 1 अप्रैल 2024 को थी, लेकिन यहाँ तो 31 दिसंबर 2024 आ गया, ईयर एंड आ गया ना, 2024 साल का ईयर एंड आ गया। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 8 महीनों की डेप्रिसिएशन हमने इस कैरिंग वैल्यू से माइनस नहीं की। क्यों नहीं की, ये सवाल है। तो इसमें IFRS 5 हमें कहता है कि जब एसेट को आप हेल्ड फॉर सेल रखते हैं ना, यानी उसका जो प्रोबेबल 12 महीने का पीरियड है, तो आप उसको यानी कि नहीं करते, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। सॉरी, वो बार बार कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन ये समझ में आ गया कि 1 अप्रैल 2024 पर हमारा जो कैरिंग वैल्यू था वो लोअर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट और एनआरवी था ना। ठीक है, तो उस डेट पर जो हमारी कॉस्ट थी वो 690 थी, और हमारी जो एनआरवी थी दैट वाज 4,32,000। तो हमने 4,32,000 को पिक कर लिया। अब IFRS ने ये कहा
कि डेट ऑफ, जब हम हेल्ड करते हैं ना, होल्ड करके रखते हैं एसेट को बेचने के लिए, उसके 12 महीने तक हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते, डेप्रिसिएशन फ्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो कैरिंग वैल्यू आएगी 31 दिसंबर 2024 पर, वो यही आ जाएगी जो हमने 1 अप्रैल 2024 को पिक की थी फ्रॉम कॉस्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड जो हमारी सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल थी, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वो कहता है कि इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बिकम्स 4,10,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट वुड बी द टोटल इम्पेयरमेंट एक्सपेंस ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। सारा दोनों उन्होंने कहा है, कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि हम इसमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि इफ़ द फेयर वैल्यू इज़ 4,10,000, तो देन एडजस्टमेंट किस, बार बार डिस्टर्ब करता है कोई। चले, ये समझ में आ गया। इफ़ द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा वो कह रहे हैं कि ईयर एंड पर अगर फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 4,10,000 है, ठीक है, तो फिर एडजस्टमेंट किस तरह होगी। तो सिंपल है, इफ़ द फेयर वैल्यू इज़ 4,10,000, तो हम क्या करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे जो वो कहते हैं कि 4,10,000 है ना, तो 10% कोटेड प्राइस से कम है। इन्होंने कुछ कोटेड प्राइस का नहीं ना कहा, तो हम अज्यूम करेंगे कि कोटेड प्राइस से 10% कम पे हमें मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ वी कैलकुलेट 4,10,000 इंटू 0.9, तो ये हमारे पास 3,69,000 ये आ जाता है। तो 3,69,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब प्रीवियस जो फेयर वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, दैट वाज 4,32,000 ना, ये ऊपर ही लिखी हुई है 4,32,000, ये रही, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि अभी हमारे पास डिफरेंस कितना आया है, ठीक है। तो वी कैन से एडिशनल लॉस, लॉस कहेंगे ना, क्योंकि वो 432 थी और ये 369 है, तो ऑब्वियसली लॉस ही है हमारा, ठीक है। 4,32,000 माइनस 3,69,000, ये हमारे पास आ गया 63,000 का एडिशनल लॉस। 63,000 का हमारे पास एडिशनल लॉस आ गया, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, इम्पेयरमेंट लॉस 63,000, ठीक है, और accumulated impairment with 63,000, सॉरी 63,000, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट आ गई कि इफ़ द फेयर वैल्यू इज़ रिवाइज्ड एट द ईयर एंड, तो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा क्या बढ़ेगा या क्या कम होगा, ठीक है। सिंस फेयर वैल्यू प्रीवियस फेयर वैल्यू से कम थी ना, तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू से कम आ रही है ना, तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, इसकी एडजस्टमेंट हो गई। व्हाट वुड बी द टोटल इम्पेयरमेंट एक्सपेंस ऑफ द ईयर, ये चीज़ होगी। एंड ऑल्सो स्टेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, तो एट द ईयर एंड हमने दोबारा चेक किया, एट द ईयर एंड हमारी फेयर वैल्यू प्रीवियस फेयर वैल्यू से कम आ रही थी, तो हमने इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट 63,000 से मज़ीद बढ़ा दिया ना, तो इसका मतलब है कि जितने से हमने अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट को बढ़ाया है, उतने से हमारा जो एसेट है वो मज़ीद कम हो जाएगा। तो एट द ईयर एंड जो हमारी बिल्डिंग है, उसकी जो फेयर वैल्यू है, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है, वो कहाँ पर स्टैंड कर रही होगी, वो 3,69,000 पे स्टैंड कर रही होगी,
3,69,000। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरा साथ साथ असाइनमेंट भी सॉल्व हो गया। वाह। तो अगर इसमें कुछ और इशू है तो बता दें, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत रॉकेट साइंस है और समझ ना आ सके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फाइनली ये चीज़ ख़त्म हो गई।